स्वागत है हमारी आज के इस सेशन में जहाँ पे चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की केस स्टडीज लेकर मैं दिशा कारिया आप सभी के सामने आई हूँ। चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की केस स्टडीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट जाकर उस वीडियो को यहाँ पे देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि चैप्टर नंबर 2 समझ में नहीं आएगा या उसके केस स्टडीज समझ में नहीं आएगी, बट चैप्टर नंबर 1 की केस स्टडीज कंपेरेटिवली सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू सॉल्व है। तो अगर आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाओगे, पहले इजी केस स्टडीज करोगे फिर डिफिकल्ट पे आओगे तो थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। डायरेक्टली यहाँ पे लेवल 3 पे हम जंप कभी नहीं मारते। ठीक है, एनी विच वे चैप्टर नंबर 2 की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं जो कि है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस आते हैं 14 प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फ्योल एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट से यहाँ पे आते हैं। बट उसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कौन से इस्तेमाल हुए हैं वो पूछ सकते हैं, कभी फीचर्स पूछ सकते हैं, कभी इंपॉर्टेंस पूछ सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन हमें छोड़ के नहीं जाना है, सारे क्वेश्चंस और उसकी केस सीरीज यहाँ पे हमें इस लेक्चर में सॉल्व करनी है। तो भाई इतने सारी केस स्टडी सॉल्व करनी है तो तुरंत लेक्चर की यहाँ पे शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, देखो भाई कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई भी चैप्टर को सॉल्व करो, जो टेक्निक है दैट शुड रिमेन द सेम। तो यहाँ पे टेक्निक में हमेशा हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ते हैं, उसके बाद जो उसके पीछे की स्टोरी लाइन होती है, स्टोरी लाइन जिसको हम यहाँ पे केस कहते हैं, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ फियोल एंड टेलर रेफर टू इन दी अबाउ पैराग्राफ। तो फियोल और टेलर दोनों का प्रिंसिपल गिवन है, जैसे मैंने कहा कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस भी आ सकता है, राइट। तो फियोल और टेलर दोनों का प्रिंसिपल गिवन है जो कि आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है द प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर एंड फियोल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री, वन बिलीव दैट मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स विद द वर्कर्स व्हाइल द अदर सजेस्टेड दैट एम्प्लॉयज कंपनसेशन शुड डिपेंड ऑन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी एंड शुड गिव देम अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्वेश्चन कहता है कि देखो फियोल और टेलर जो है उनके कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स थे जो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के हिसाब से यहाँ पे बनाए गए थे, कॉम्प्लीमेंट करते थे एक दूसरे को यहाँ पे साथ देते थे, एक दूसरे को यहाँ पे जोड़ते थे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे डिविजन ऑफ वर्क देखोगे उसी का तरीके से एक्सटेंशन से द टेक्निक ऑफ फंक्शनल फॉर्मेशन बनाया गया है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स थे जो कहीं ना कहीं एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल थे। अब दोनों ने यहाँ पे वर्कर्स और उसका जो कंपेंसेशन होता है, मतलब वर्कर्स का जो बेनिफिट है या वर्कर्स का जो वेलफेयर है, इसके ऊपर फोकस किया है। एक ने कहा था कि भाई आपकी कंपनी में जो भी फायदा होता है, जो भी गेन्स मतलब फायदा एक तरीके से, तो कंपनी में जो भी फायदा होता है वो मैनेजमेंट को वर्कर्स के साथ बांटना चाहिए। ऐसे नहीं कि यार सब मेरा है मेरा है मेरा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, वर्कर्स के साथ बांटना चाहिए। दूसरे व्यक्ति का कहना था कि यार वर्कर्स की जो भी सैलरी है, वेजेस है, वो आपको कंपनी की कैपेसिटी के मुताबिक देनी चाहिए और कम से कम उतनी तो दे दो कि वो अपनी बेसिक नीड जो है यहाँ पे फुलफिल कर पाए। तो कौन से थे वो दोनों प्रिंसिपल्स, एक साइंटिफिक और एक हेनरी फ्योल का, जो कि वर्कर्स के वेलफेयर के ऊपर फोकस करता था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम आपके सोल्यूशन की बात करें, मैं यहाँ पे सोल्यूशन में प्रेफर करूंगी कि मैं दोनों के प्रिंसिपल्स अलग अलग लिखूं और स्पेसिफाई भी करूं कि इसमें कौन सा टेलर का है एंड कौन सा यहाँ पे फ्योल का है। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते वक्त क्वेश्चन के रेफरेंस में ही या क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा गया है उसी तरीके से सोल्यूशन की यहाँ पे शुरुआत करनी होती है। तो आप यहाँ पे लिखोगे द प्रिंसिपल्स ऑफ management referred in the above case are, ठीक है, फिर आप यहां पे सबसे पहला प्रिंसिपल लिखोगे जो कि यहां पे हेनरी फ्योल का है, दैट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, वर्कर्स को यहाँ पे कंपनी के मुताबिक सैलरी एंड वेजेस देने हैं, उतने तो कम से कम देने हैं क्योंकि बेसिक जरूरतें पूरी हो जाए। ये कौन से प्रिंसिपल में यहाँ पे कहा गया था, तो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज में, जो कि हेनरी फ्योल ने यहाँ पे दिया हुआ था। हेनरी फ्योल लिखो दोनों चलेगा क्योंकि क्वेश्चन में फ्योल और टेलर कहा गया है। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे जो प्रिंसिपल है जो कि यहाँ पे FW टेलर ने दिया था, वो यहाँ पे प्रिंसिपल है आपका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड।
ठीक है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में जो यहाँ पे आपकी FW टेलर थे, या तो आप उनको कह सकते हो फेडरिक विंसलॉट टेलर, उन्होंने यहाँ पे क्या कहा था कि यहाँ पे वर्कर्स और मैनेजमेंट जो है उनको मिलकर रहना चाहिए, मिलकर कंपनी के गोल्स अचीव करने चाहिए और जो भी फायदा है उसको मिलकर बांटना चाहिए। ठीक है, वर्कर्स और मैनेजमेंट जब ये मिलकर करेंगे तो ही कंपनी यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकती है। तो यहाँ पे दोनों प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं वर्कर्स, उनके फायदे, उनके वेलफेयर के ऊपर फोकस करते थे। एक प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल का था और एक प्रिंसिपल FW टेलर का था। तो देखो दोनों प्रिंसिपल्स को कंबाइन करके क्वेश्चंस आ सकता है। जनरली ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई करने हैं और उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। राइट, चलिए आगे जाते हैं फिर यहाँ पे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निकिता एंड सलमान, ठीक है, उन्होंने कहा है निकिता एंड सलमान। पहले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। चलो, क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट व्हिच वाज नॉट फॉलोड बाय द मल्टीनेशनल कंपनी। ए भाई, जब कहते हैं नॉट फॉलोड मतलब कहीं ना कहीं ये कंपनी ने एक प्रिंसिपल को नहीं माना है, वॉयलेट किया है। कौन सा है वो प्रिंसिपल, आपको यहाँ पे पहचानना है। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन कहता है निकिता एंड सलमान जो है उन्होंने अपना MBA कंप्लीट किया और दोनों ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेम लेवल पे काम करना शुरू किया। दोनों बहुत ही मेहनती थे और अपने एम्प्लॉयर से काफी खुश थे। सलमान की एक बहुत बुरी आदत थी कि जनरली वो अपने कलीग्स को बैक बाइटिंग करता था। बैक बाइटिंग का मतलब होता है यहाँ पे पीठ पीछे, ठीक है, पीठ पीछे बुराई करना है, इसको कहते हैं बैक बाइटिंग, जहां पे आपके पीछे से आपकी जाके बुराई करते हैं आपके बॉस को। राइट, तो सलमान को ये बहुत ही बुरी आदत थी अपने कलीग्स की बुराई करने की, अपने बॉस को, सो दैट वो अपने बॉस को यहाँ पे इम्प्रेस कर सके। अब बाकी जो सारे एम्प्लॉयज थे उनको ऑलरेडी सलमान की आदत के बारे में पता था। अब जब बारी आई परफॉर्मेंस अप्रेजल की, भाई परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे वर्कर्स के काम को देखना, परखना और ये डिसाइड करना कि भाई किसको इंक्रीमेंट मिलेगा, कौन प्रमोट होगा, किसको बोनस मिलेगा एंड सो ऑन। तो जब परफॉर्मेंस अप्रेजल की बारी आई, जब वर्कर्स के काम को यहाँ पे देखा गया, नापा गया, परखा गया, तो कहीं ना कहीं ये पाया गया कि निकिता का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे सलमान से बेहतर था। मतलब अगर हम ओवरऑल काम की बात करें तो निकिता का काम यहाँ पे सलमान से बेहतर था। लेकिन फिर भी उनके जो बॉस है मोहम्मद शरीफ, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो सलमान को प्रमोशन देंगे, ना कि निकिता को। अब जब जवाब पूछा तो उन्होंने बोला कि देखो निकिता ना एक फीमेल है और वो जो है मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे हायर पोस्ट पे जो भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ठीक है, जो भी डिफिकल्ट काम आते हैं वो उसको हैंडल कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक फीमेल है। तो रीजन में उन्होंने जेंडर बायसनेस किया, जेंडर के बेसिस पे भेदभाव किया। तो जेंडर के बेसिस पे भेदभाव करना या कोई भी बेसिस पे भेदभाव करना, ये कौन सा प्रिंसिपल करने से मना करता है? हाँ, अब तक का आंसर भाई पता चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं, सोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि भाई क्वेश्चन तो आसान था, इजीली प्रिंसिपल पहचान गए होंगे, लेकिन काफी बार हम मार्क्स में यहाँ पे मार खा जाता है या हमें मार्क्स कम मिलते हैं क्योंकि हम आंसर को सही तरीके से नहीं लिखते। तो हमेशा क्वेश्चन के फॉर्मेट में आंसर को लिखा करो। क्वेश्चन कहता है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज नॉट फॉलोड बाय मल्टीनेशनल कंपनी ना। उन्होंने ऐसे नहीं बोला विच वॉज नॉट फॉलोड बाय द बॉस और मोहम्मद शरीफ, नॉट फॉलोड बाय मल्टीनेशनल कंपनी। तो सोल्यूशन भी उसी तरीके से यहाँ पे आप ड्राफ्ट करोगे। सोल्यूशन में आप क्या लिखोगे? द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच वॉज नॉट फॉलोड बाय the multinational company is the principle of equity। ठीक है, और मैं प्रेफर करती हूं कि मेरा जो मेन आंसर है उसको मैं यहाँ पे अंडरलाइन करूं। साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को मैं एक्सप्लेन करूंगी और रीजन भी दूंगी। जैसे मैं लिखूंगी कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है कि भाई एज अ मैनेजर आप जब भी डिसीजन लो, डिसीजन लेते वक्त आपको कोई भी तरीके से भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हो, रिलीजन हो, कास्ट हो, एक्सेट्रा।
यहाँ पे मोहम्मद शरीफ जो कि एक मैनेजमेंट का हिस्सा थे, उन्होंने जब यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल का डिसीजन लिया तो उन्होंने यहाँ पे एक भेदभाव किया, बायसनेस किया निकिता के साथ ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, और इसीलिए यहाँ पे उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को वायलेट किया है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस 3 मार्क के लिए आते हैं। 1 मार्क मिलता है प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करने का, जो कि आप कर चुके हैं, 1 मार्क उसके एक्सप्लेन करने का और 1 मार्क उसके रीजनिंग देने का। तो मार्क्स के मुताबिक यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन होना बेटा बहुत ही जरूरी होता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मार्क्स को देखते हुए आपके एक्सप्लेनेशन कितना होना चाहिए, कम ज्यादा, उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं तो 1 से 2 लाइन में आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। अब मैं नहीं कहती कि 1 से 2 लाइन में करना है तो मतलब 1 लाइन में 2 शब्द लिखो, 4 शब्दों में करो, ठीक है। 1 मार्क के लिए आपको जनरली 10 to 12 वर्ड्स, 15 वर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है। वैसे ही जैसे मार्क्स बढ़ते जाते हैं आपके एक्सप्लेनेशन की जो लेंथ है, एग्जाम्पल्स जोड़ देना, रीजनिंग जोड़ देना, ये यहाँ पे इंक्रीज होते जाना चाहिए, ठीक है। एनीवेज आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है एक आपका डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन, ठीक है। हर क्लास में मैं डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन देती हूँ। इसका कारण ये होता है कि जब दिशा केस स्टडी करती है ना, ठीक है, या केस स्टडी सॉल्व करते हैं तो बड़ा मजा आता है, ठीक है। ऐसा लगता है नहीं वाह ये हो भी गया, अरे ये तो मेरे को पता था। लेकिन देखिए मेरे केस स्टडी सॉल्व करने से आपको मार्क्स तो नहीं मिल रहे, तो आपका केस स्टडीज का सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, वो कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है। और इसीलिए एक छोटा सा केस स्टडी यहाँ पे डू इट योरसेल्फ के लिए मैंने आपको दिया है। बहुत ही छोटा और आसान केस स्टडी है, तो उम्मीद करती हूँ ये आप जरूर यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। और अगर यहाँ पे चाहो, ठीक है, तो आपके जो भी यहाँ पे आंसर्स है आप उसको यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। अगर आप उसको सीक्रेट नहीं रखना चाहते, ठीक है, सीक्रेट रखना चाहते हो, हम किसी को नहीं बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वरना आप नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हो सके उतने सारी राइट कमेंट्स को तो सलाम करेगी थम्स अप, ठीक है। चलो भाई आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तरीका सेम रखेंगे। क्वेश्चन कहता है identify and explain the various principles of management that are being applied by Radhika, but थोड़ा गौर से देखना, quoting the lines from the above paragraph। मतलब राधिका ने कौन से प्रिंसिपल्स, वेरियस प्रिंसिपल्स बोले, मतलब एक से ज्यादा प्रिंसिपल है, ये तो पहले समझ जाना है, ठीक है। दूसरी चीज वो प्रिंसिपल्स कौन से है, वो आपको कौन से स्पेसिफिक लाइन में इस क्वेश्चन में बताया गया है वो बताना है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में भाई तुक्का मारने का स्कोप नहीं है ना। और उसमें और एक एडिशनल क्वेश्चन है कि also identify and explain the management principles which are being violated by Radhika, but again quoting the lines from the above paragraph। मतलब दोनों केसेस में राधिका ने कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं, वो बताने हैं, कहां दिखा लाइन बताना है। कुछ प्रिंसिपल्स नहीं भी फॉलो किए हैं, वो भी बताना है, कहां दिखा वो भी लाइन बताना है। अब ऐसे क्वेश्चंस हमें को थोड़े मजेदार लगते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में ना तुक्का मारना तो पॉसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। चलो एनीवेज यहाँ पे एक क्वेश्चन के ऊपर हम जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि राधिका ओपन्स अ ज्वेलरी शोरूम इन जयपुर। उसे एक ज्वेलरी की दुकान यहाँ पे, मतलब दुकान में शोरूम खोला बेसिकली जयपुर में। उसका कोर्स एक करा था उसने ज्वेलरी डिजाइन का, वो कंप्लीट होने के बाद अब उसने अपने शोरूम में 11 लोगों को एम्प्लॉय किया, मतलब 11 एम्प्लॉयज उसने अपने शोरूम में रखे। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वो यहाँ पे अपने काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करती है। अब जनरली बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो अभी तक आपको पता होगा कि बड़े क्वेश्चंस में मैं साथों साथ सोल्यूशन लिखना प्रेफर करती हूँ, सो दैट वो यहाँ पे आसान हो जाता है, स्पेशली जब क्वेश्चंस आते हैं बाय कोटिंग द लाइन फ्रॉम द पैराग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे भाई पहली चीज, यहाँ पे सबसे पहला चीज जो आपको यहाँ पे मिल चुका है, आई बिलीव मेरे साथ साथ आपको भी यहाँ पे एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मिल गया होगा। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आपको लिखना है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलोड बाय राधिका। क्योंकि 2 क्वेश्चन है ना, एक फॉलोड और एक वायलेटेड, तो दोनों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो भाई सबसे पहला प्रिंसिपल जो फॉलो हुआ है, एक और चीज यहाँ पे बेटा ध्यान रखनी है, क्वेश्चन का अगर सब आंसर लिख रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा तो 1 के बाद मैंने ए लिखा है, तो ये भी ध्यान में रखना। अब यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, जहां पे वो कहती है, स्टेटमेंट को थोड़ा अलग कलर से मार्क कर ले, शी डिवाइड्स द वर्क इनटू स्मॉल टास्क एंड ईच एम्प्लॉय इज ट्रेन्ड टू परफॉर्म हिज और हर स्पेशलाइज्ड जॉब। और ये उसने किया फॉर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी।
तो काम को छोटी छोटी टास्क में बांटना और स्पेशलाइजेशन अचीव करना। भाई ये कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहता है? अब तक आपने आंसर मुझे दे भी दिया होगा। देखो देखो आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है। अनडाउटेडली यस, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क यहाँ पे कहता है कि काम को छोटी टास्क में आप डिवाइड करो और उसको एम्प्लॉयज को आप यहाँ पे बांटो। बांटते वक्त ये ध्यान में रखो कि किसकी यहाँ पे क्या एक्सपर्टाइज है, स्पेशलाइजेशन है, जो कि राधिका ने करा है। जाहिर सी बात है प्रिंसिपल आपने लिखा, पर प्रिंसिपल के साथ साथ भाई स्टेटमेंट लिखना है जो कि क्वेश्चन में बहुत ही क्लियरली मेंशन है बाय कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द पैराग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट शुरू होगा फॉर ग्रेटर से और खत्म होगा स्पेशलाइज्ड जॉब पे। तो भाई मैं यहाँ पे क्वेश्चन के स्टेटमेंट को शुरू कर रही हूँ फॉर ग्रेटर से और खत्म कर रही हूँ स्पेशलाइज्ड जॉब से। ठीक है, अब भाई मैंने तो बीच में ऐसे डॉट 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 डाल दिया, मैं प्रेफर करूंगी आप ना डालो, हो सके तो पूरा सेंटेंस को लिखो। ठीक है, दूसरा अब यहाँ पे प्रिंसिपल कौन सा है, चलो आगे हम ढूंढने अब शुरू करते हैं। चलो आगे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट कहता है द सेल्स पर्सन आर अलाउड टू क्लोज अ डील विद अ बायर बाय गिविंग अ मैक्सिमम ऑफ 10% डिस्काउंट। मतलब सेल्स पर्सन को यहाँ पे कहीं ना कहीं उतनी पावर अथॉरिटी दी है कि आप 10% तक डिस्काउंट अपने मर्जी से कस्टमर के हिसाब से आप दे सकते हो। लेकिन 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 अगर आगे कोई डिस्काउंट आपको देना है, मतलब 10% तक सेल्स पर्सन के पास अथॉरिटी है, बट अगर उससे ज्यादा डिस्काउंट देना है, 12%, 15%, 20% अगर आपको डिस्काउंट देना है, तो राधिका के पास यहाँ पे फाइनल अथॉरिटी है। मतलब थोड़ी अथॉरिटी सेल्स पर्सन के पास है, ठीक है, ज्यादा अथॉरिटी राधिका के पास है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने अथॉरिटी को बांटा है, और ये अथॉरिटी बांटना है तो पूरी अथॉरिटी खुद के पास रखना। एक होता कि राधिका पूरी अथॉरिटी खुद के पास रखती, सेल्स पर्सन को कहती कि भाई आपको डिस्काउंट देने की कोई अथॉरिटी नहीं है, अगर देना है तो मेरे को पूछे बिना नहीं दोगे। बट उसने ऐसा नहीं किया, उसने थोड़ी सी अथॉरिटी बांटी, 10% तक डिस्काउंट देना अलाउ किया और बाकी की अथॉरिटी खुद के पास रखी। तो इस प्रिंसिपल को बेटा यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे मुझे दूसरा प्रिंसिपल नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो सेकेंड प्रिंसिपल है, जो द सेल्स पर्सन से लेके यहाँ पे फाइनल अथॉरिटी तक है, वो कौन सा है? ये थोड़ा सा शायद कंफ्यूजिंग हो सकता है, डायरेक्टली हो सकता है आपने एनालिसिस नहीं कर पाया, बट याद करो थोड़ी अथॉरिटी देना, बाकी खुद के पास रखना। दूसरा ऑप्शन था सारा खुद के पास रखना। यस, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे बेटा राधिका ने जो अपनाया है दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन, बट आपको तो पूरा का पूरा प्रिंसिपल लिखना है ना, तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। बट जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे स्टेटमेंट भी हाईलाइट करना है, तो बेटा यहाँ पे स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे, द सेल्स पर्सन से लेके फाइनल अथॉरिटी तक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शुरुआत करूंगी द सेल्स पर्सन और खत्म करूंगी फाइनल अथॉरिटी पे। ओके, चलो दो प्रिंसिपल तो मिल गए, मतलब तीसरा नहीं है, ऐसा नहीं है, वेरियस बोला है, कितना है पता नहीं। तो हम यहाँ पे जाते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा है इन द अर्लियर डेज ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस 5 of her employees were asked to put in extra hours of work. In return she had promised to give them a special incentive within a year. शुरुआत में 5 एम्प्लॉयज को बोला था कि यार नया नया बिजनेस है, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत शायद आपको करना पड़े, कभी कभी ओवर टाइम करना पड़े, बट आप टेंशन मत लो, आप ज्यादा काम करोगे हमें उससे फायदा होगा, वो फायदा मैं आपको भी दूंगी, आपको भी मैं स्पेशल इंसेंटिव्स यहाँ पे दूंगी। अब यहाँ पे 6 महीने के बाद बिजनेस अच्छा खासा कमाने लगा, तो उसने एम्प्लॉयज को जो प्रॉमिस किया था बेटा, उसने वो प्रॉमिस जो है यहाँ पे पूरा किया, और यहाँ पे उसने वो 5 जो एम्प्लॉयज है उनको एक बोनस दिया, सो दैट वो अपने कमिटमेंट पे यहाँ पे खरी उतर सके। आपकी कमिटमेंट्स या कमिटमेंट्स टू बी फॉलोड एट ऑल लेवल, वर्कर्स को भी अपने कमिटमेंट पूरे करने चाहिए, मैनेजमेंट को भी अपने कमिटमेंट पूरे करने चाहिए, कमिटमेंट टू बी फुलफिल्ड एट ऑल लेवल्स। ये कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे कहता है? ये यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कहता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन हमेशा क्या कहता है कि कमिटमेंट सारे लेवल पे यहाँ पे पूरे होने चाहिए। ठीक है, तो मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे होगा therefore after 6 months से लेके यहां पे खत्म होगा टू कमिटमेंट। ठीक है, चलो भाई यहां पे आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है,
However, when it comes to settling the conflicts का मतलब होता है एक तरीके से झगड़े, तो वर्कर्स के बीच में जब झगड़े सॉल्व करने का मौका आता है या वर्कर्स के बीच जब झगड़े होते हैं तो राधिका कहीं ना कहीं थोड़ी सी बायस हो जाती है टुवर्ड्स द फीमेल एम्प्लॉयज। भाई बायसनेस आया तो एक ही प्रिंसिपल दिमाग में आना चाहिए, एंड आपके दिमाग में भी एकदम सही टू सही प्रिंसिपल यहाँ पे आया है। बट बायसनेस हुआ मतलब वो प्रिंसिपल को तोड़ा है, फॉलो नहीं किया। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया, एक प्रिंसिपल उसने तोड़ा है, वॉयलेट किया है, वो भी बताओ, मिल गया। ठीक है, बट सोल्यूशन लिखते वक्त थोड़ा सा ध्यान से आप यहाँ पे नंबर 2 लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट इज वॉयलेटेड बाय राधिका is the principle of equity। और नहीं भूलना वायलेशन में भी बाय कोटिंग द लाइंस बोला है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको कोट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट होगा however when it comes से लेके यहाँ पे आपके फीमेल एम्प्लॉयज तक। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपका यहाँ पे शुरू होगा however when it comes और खत्म होगा फीमेल एम्प्लॉयज पे। ठीक है, बहुत बार केस सीरीज में हम ओवर कॉन्फिडेंस में क्या कर देते हैं, तो हमें आंसर पता होता है बट हम जब आंसर लिखते हैं तो उसका जो फॉर्मेटिंग है क्वेश्चन के मुताबिक नहीं रखते। स्टेटमेंट लिखना भूल जाते हैं, प्रॉपर स्टेटमेंट हम नहीं लिख पाते, उसके एक्सप्लेनेशन भूल जाते हैं, रीजनिंग भूल जाते हैं, उसको कैसे आंसर को शुरुआत करना है क्वेश्चन के मुताबिक वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हाफ मार्क 1 मार्क हाफ मार्क 1 मार्क कट करके वो आपका जो ड्रीम 95 प्लस है या परफेक्ट 100 है ना, वो दूर चले जाता है। तो इसीलिए हमेशा प्रैक्टिस करते वक्त सिर्फ आंसर्स को आइडेंटिफाई नहीं करना, लिखकर उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो भाई आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे पूछा गया है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट व्हिच गुरप्रीत इज अनएबल टू अप्लाई एंड इज परपेचुअली ऑन अ लुकआउट फॉर अ न्यू स्टाफ। अनएबल टू अप्लाई मतलब एक तरीके से प्रिंसिपल्स जो यहाँ पे गुरप्रीत ने वॉयलेट किए हैं या नहीं फॉलो किए हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि यहाँ पे ही इज वेरी गॉड फियरिंग पर्सन एंड ऑफर्स फेयर वेजेस टू हिज एम्प्लॉयज सो दैट दे कैन अफोर्ड अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब ये ना स्टेटमेंट है, आप देखोगे इन्वर्टेड कॉमर्स में, तो उनका कहना है कि ये जो स्टेटमेंट है इसमें भी एक रेलेवेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको यहाँ पे दिखता है, वो कौन सा है आप यहाँ पे बताओ। तो सेम तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है, कुछ प्रिंसिपल्स वॉयलेट किए हैं, एक प्रिंसिपल फॉलो किया है, दोनों को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई वायलेशन वाला यहाँ पे ढूंढता है क्योंकि फॉलो किया उसका तो डायरेक्ट स्टेटमेंट गिवन है, टाइम बचा दिया। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन कहता है गुरप्रीत एक रिटेल मार्ट यहाँ पे रन कर रहे हैं जो कि यहाँ पे वाराणसी में है। अब यहाँ पे वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो डेली इस्तेमाल के लिए होते हैं वो यहाँ पे अपने रिटेल दुकान में देते हैं। जैसे वो सुपरमार्केट टाइप थोड़ा सा होता है, घर के इस्तेमाल की सारी चीजें एक जगह पे मिल जाती है, वैसी एक दुकान वाराणसी में हमारे गुरप्रीत जी ने खोल रखी है। अब उनके बिजनेस में जो एम्प्लॉय टर्नओवर है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब क्या होता है? बड़ा एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है एम्प्लॉय आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयज आपके यहाँ पे टिकते नहीं है, बार बार नए नए एम्प्लॉयज आते रहते हैं, चले जाते हैं, वो आपके यहाँ पे खुश नहीं है, आपके यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, आपके यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे, इसीलिए बार बार एम्प्लॉयज आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, जो कि कोई भी कंपनी के लिए नेगेटिव है। ठीक है, तो गुरप्रीत के साथ सेम चीज होती है, एम्प्लॉयज आते जाते हैं, जल्दी से काम छोड़ के चले जाते हैं, कोई एम्प्लॉय यहाँ पे टिकता नहीं है। अब इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं उसमें वो जो मैनेजरियल स्किल्स होनी चाहिए वो नहीं है, और वो जब अपने एम्प्लॉयज को काम असाइन करता है तो एडहॉक बेसिस, एडहॉक मतलब टेम्पररी बेसिस पे करता है, जब जो काम दिखता है वो किसी को भी दे देता है। ठीक है, ऐसा नहीं करता कि भाई एक को एक ही काम दे, थोड़ा सा उसको काम सीखने दे, यूज टू होने दे, नहीं, जो दिखा उसको जो काम देना है दे दिया, फिर नहीं कर पाता तो चिल्ला देता है। ठीक है, तो एडहॉक बेसिस पे काम देता है, ना कि वर्कर्स को सेटल होने का मौका देता है। अब इसकी वजह से कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज में एक इनसिक्योरिटी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है और इसीलिए वो जॉब को जल्दी से जल्दी छोड़ देता है। राइट, अब इस केस में एक चीज गुरप्रीत के साथ ये अच्छी है कि भाई वो भगवान से काफी डरता है।
और इसीलिए वो अपने एम्प्लॉयज को कभी भी यहाँ पे मैन्युपुलेट या एक्सप्लॉइट नहीं करता। वो हमेशा उनको जो सैलरी या वेजेस वो डिजर्व करते हैं वो उनको यहाँ पे देता है, सो दैट एम्प्लॉयज एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पे अफोर्ड कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं, तो दोनों क्वेश्चन को उस तरीके से आप यहाँ पे आंसर दोगे। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपके सोल्यूशन की बात करूं तो पहले यहाँ पे प्रिंसिपल वायलेट हुआ है, तो उसी सीक्वेंस में हम यहाँ पे लिखेंगे जिस सीक्वेंस में हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट व्हिच गुरप्रीत इज अनएबल टू अप्लाई। राइट, तो यहाँ पे सेम तरीके से आंसर लिखोगे, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, the principle of management which Gurpreet is unable to apply is stability of personnel। ठीक है, हेनरी फ्योल का ये प्रिंसिपल है जो यहाँ पे क्या कहता है कि भाई वर्कर्स को स्टेबिलिटी देनी चाहिए, हायर फायर बार बार उनको ट्रांसफर करना, एक आया गया दूसरा आया गया, ये नहीं होना चाहिए। तो गुरप्रीत के साथ यही चीज हो रही है, एम्प्लॉयज आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल गुरप्रीत फॉलो नहीं कर पा रहा, वर्कर्स को सेटल होने नहीं दे रहा, जॉब सिक्योरिटी नहीं दे रहा, इसके लिए वर्कर्स यहाँ पे छोड़ के जा रहे, कारण भी बहुत स्पेसिफिकली बताया है। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे स्टेटमेंट है, ठीक है, वो स्टेटमेंट में कहा गया है कि गुरप्रीत जो है उसको भगवान को बहुत मानता है, भगवान का डर रखता है और इसीलिए एम्प्लॉयज को हमेशा फेयर वेजेस देता है, जिससे एम्प्लॉयज जो है अपनी अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पे जी सके, अपनी अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेसिक नेसेसिटीज कम से कम यहाँ पे पूरी कर सके। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अगेन क्वेश्चन को देखो कि एक्सप्लेन द रिलेवेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विल हैज बीन ब्रॉट इनटू इफेक्ट बाय गुरप्रीत। विल नहीं होना चाहिए भाई, ये विच होना चाहिए। ठीक है भाई, हमारी अंग्रेजी ही बदल देंगे। ठीक है, which has been brought into effect by गुरप्रीत। तो आप उसी तरीके से लिखोगे, the principle of management which has been brought into effect by Gurpreet is remuneration of एम्प्लॉयज। ये तो भाई बहुत ही इजी था, बहुत ही क्लियर यहाँ पे मेंशन था। ठीक है, एम्प्लॉयज को फेयर वेजेस देना, ये कौन से प्रिंसिपल में कहा गया है, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्वेश्चन अगेन बहुत सिंपल है, दोनों प्रिंसिपल्स के एक्सप्लेनेशन भी बहुत सिंपल है, पर देखो स्टेटमेंट हर एक क्वेश्चन में मेरा चेंज हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन हर एक यहाँ पे इसमें चेंज हो रहा है। ठीक है, ये प्लीज ध्यान में रखना। एक बार कैसे भी सॉल्व करना सीखोगे तो फिर उसको कैसे आंसर या सोल्यूशन ड्राफ्ट करना है उसकी प्रैक्टिस पे शुरू कर दो, जिससे आपकी वो भी जो हाफ मार्क 1 मार्क है वो भी ना जा पाए। ठीक है, चलो भाई आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट, जहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अगेन क्वेश्चन के ऊपर पहले जाएंगे कि आइडेंटिफाई द 2 फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मेंशन्ड इन द अबव पैराग्राफ बाय कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द पैराग्राफ। ठीक है, अगेन भाई कोटिंग द लाइंस वाला क्वेश्चन आया तो कदम मार नहीं पाओगे। और कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, मतलब 14 प्रिंसिपल्स भी नहीं और टेक्निक्स भी नहीं, सीधा फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ गए। फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंस के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। चांसेस थोड़े से कंपेयर टू हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स या टेक्निक्स के सामने कम है, बट 10 में से एक बार आता है, एक बार आपके पेपर में आया तो क्या करोगे, तो इसलिए करके जाना है। ठीक है, चलो भाई हम सीधा क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि आफ्टर फिनिशिंग हर बीबीए डिग्री कोर्स तानिया गेट्स अ जॉब ऑफ एन असिस्टेंट मैनेजर इन अ रिटेल कंपनी थ्रू द रेफरेंस ऑफ अ कजिन तरुणा हु वर्क्स इन द सेम कंपनी एज अ सीनियर मैनेजर। अब देखो भाई, अगर मुझे रेफरेंस वाली बात नहीं बोली होती ना तो मुझे लगता है यार फेक हुआ है,
बीबीए करके असिस्टेंट मैनेजर का जॉब मिलता है क्या, बट उसके बाद तो रेफरेंस है ना, ठीक है। तो यहाँ पे तानिया जो है कहीं ना कहीं उसकी जो कजिन है तरुणा एक कंपनी में काम करती है एज ए सीनियर मैनेजर, तो उसके रेफरेंस उसको कहीं ना कहीं असिस्टेंट मैनेजर का जॉब यहाँ पे मिल गया जैसे उसका बीबीए डिग्री कंप्लीट हुआ। अब तरुणा बिकॉज उसकी सीनियर है तो कहीं ना कहीं भाई अपनी प्यारी बहना को यहाँ पे ट्रेन करना या अपनी प्यारी बहना को कुछ समझाना ये तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो यहाँ पे तरुणा ने डिसाइड किया कि भाई हम तानिया को गाइड करेंगे और उसका जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक हम यहाँ पे जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जैसे होता है ना कि हमको ज्यादा एक्सपीरियंस है तो हमने जो सीखा है हम सिखाएंगे, वो वाला यहाँ पे एटीट्यूड था तरुणा का। तो तरुणा ने सोचा कि भाई मेरे एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके मैं उसको जो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पे बताऊंगी। एक दिन उसने तानिया को बुलाया और कहा कि देखो यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो कोई भी रेडीमेड या स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशंस टू ऑल द मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स नहीं देता। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट गिव रेडीमेड सॉल्यूशंस। कौन सा फीचर है ये, ठीक है। अनडाउटेडली यहां पे जो आपका फीचर मेंशन है, ठीक है, आपको यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन को क्वेश्चन के मुताबिक लिखना है। आइडेंटिफाई द टू फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मेंशन इन द अबाव पैराग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन में क्या लिखना है, द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट mentioned in the above paragraph are, ठीक है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे ए लिखूंगी क्योंकि हो सकता है दूसरे भी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स यहाँ पे हो। तो सबसे पहला फीचर मुझे यहाँ पे कौन सा मिला, रेडीमेड सोल्यूशन नहीं मिलता है, ये कौन सा फीचर कहता है, तो वो फीचर है आपका यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस यहाँ पे क्या कहता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है जनरल गाइडलाइंस है, ठीक है, जो यहाँ पे आपको एक तरीके से मैनेजमेंट क्या होता है कैसा होता है वो यहाँ पे आपको बताता है। कोई प्रॉब्लम का आपको रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देता है कि ये प्रॉब्लम आया तो ये करो, वो प्रॉब्लम आया तो ये करो, वो कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है, उनको समझ के इस्तेमाल करके आप सोल्यूशन को ढूंढ सकते हो, ठीक है। दैट इज जनरल गाइडलाइंस। बट याद रखना क्वेश्चन में बहुत स्पेसिफिकली कहा गया है बाय कोटिंग द लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आप कौन सी लाइन यहाँ पे कोट करोगे, तो एक तरीके से यहाँ पे आप शुरू कर सकते हो she tells से लेकर, she tells her that neither the principles of management provide any ready-made solution, ठीक है। तो आप यहाँ पे principles of management provide any ready-made से भी शुरू कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी principles of management provide any ready-made, ठीक है, से लेकर मेरा यहाँ पे लास्ट वर्ड हो सकता है टू मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। तो मैं यहाँ पे लास्ट वर्ड लिखूंगी प्रॉब्लम। स्टेटमेंट लिखते वक्त मेरे दोस्त ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास नहीं भूलना है क्योंकि आपने एग्जैक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द पैराग्राफ यहाँ पे इस्तेमाल करा है, ठीक है। चलो भाई अब हम यहाँ पे जाते हैं टू द सेकेंड फीचर जो कि उसमें यहाँ पे गिवन है। सेकेंड फीचर बेटा यहाँ पे क्या कहता है, nor they are rigid prescriptions which have to be followed absolutely। तो जब मैं कहती हूँ कि भाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिजिड नहीं है, तो रिजिड का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है, ठीक है। रिजिड मतलब देखो ये रिजिड है, इसको चाहो उतना कम बड़ा छोटा मोटा नहीं कर सकते, ठीक है। बट कुछ चीजें क्या होती है, जैसे रबर बैंड क्या होती है, हाँ। तो यहाँ पे भाई जो फीचर गिवन है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। या तो आप फ्लेक्सिबल भी लिख सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सेकेंड फीचर जो गिवन है वो है फ्लेक्सिबल। कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे होते हैं, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होते हैं। मैनेजर्स जो है सिचुएशन के मुताबिक, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनको बदल सकते हैं, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। स्टेटमेंट क्या लिखोगे कि यहाँ पे ठीक है, नॉर दे आर नॉट रिजिड, ठीक है, दे आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शन से आप यहाँ पे शुरू करोगे। तो मैं यहाँ लिखूंगी दे आर नॉट रिजिड से लेके मेरा यहाँ पे लास्ट वर्ड होना चाहिए एब्सोल्युटली, ठीक है। अगेन याद रखना
कोटिंग द लाइंस बोला तो हमेशा लाइंस जो है सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में होनी चाहिए, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, चलो भाई आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन तरीका हमारा सेम रहेगा। सब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट व्हिच हैज बीन अडॉप्टेड बाय स्टडी बडी प्राइवेट लिमिटेड। तो टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन अभी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टडी बडी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो डील करती है स्टेशनरी आइटम्स में। अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी डेवलप करने के लिए उन्होंने जो परफॉर्मेंस एंड मैन मशीन वगैरह है वो यहाँ पे एक तरीके से बेंचमार्क यहाँ पे कर दिया है स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ मोर ओवर इट्स प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन limited variety, sizes and dimensions, thereby eliminating superfluous diversity of products. Limited varieties, standard quality, कौन सा टेक्निक है भाई? एक ही टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल हुई है और वो बहुत ही इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे सोल्यूशन क्या होगा? अगेन क्वेश्चन के मुताबिक सोल्यूशन होना चाहिए टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट व्हिच हैज बीन अडॉप्टेड बाय स्टडी बडी प्राइवेट लिमिटेड। तो अब तो सोल्यूशन भी सेम होगा, द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज अडॉप्टेड बाय स्टडी बडी प्राइवेट limited is standardization and simplification of work। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत ही क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि एक उनको स्टैंडर्ड क्वालिटी चाहिए। तो स्टैंडर्ड बोला तो भाई स्टैंडर्डाइजेशन हो गया कि सारे प्रोडक्ट सेम इन साइज, शेप, कलर, टेक्सचर, क्वालिटी बनने चाहिए। इसीलिए उन्होंने जो मैन है, मटेरियल है, मशीनरी है, सबको एक तरीके का हर जगह रखा है सो दैट अलग अलग जगहों पे जो आउटपुट बने सेम क्वालिटी स्टैंडर्ड का बने। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोला, अननेसेसरी वैरायटीज को हटा देना। वो यहाँ पे आपको याद है पेपर वाला एग्जाम्पल यूएसए में, अननेसेसरी वैरायटीज को हटा दो सो दैट आपका जो कंपनी है अपने कॉस्ट को कम करके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सके, जो कि सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे कहता है एलिमिनेट अननेसेसरी वैरायटीज ऑफ गुड जो कि डिमांड में नहीं है, जो कि ज्यादा सेल्स नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन इस्तेमाल हुआ है, आपको उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। ओके, चलिए आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मेरी स्क्रीन भी छोटी पड़ गई यार ये क्वेश्चन लिखने के लिए, इतना तो बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी ऐसे घबराना नहीं है। ठीक है, जनरली लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, आपके टाइम टेकिंग के लिए आपका पेशेंस चेक करते हैं। क्वेश्चन सिंपल होते हैं तो हमेशा फोकस रखिएगा इन क्वेश्चंस में, पहले मेन क्वेश्चंस को पढ़िएगा, कीवर्ड्स को यहाँ पे नोट डाउन करिएगा और आंसर साइमल्टेनियसली लिखने की कोशिश करिएगा। 3 चीजें जब भी लेंदी क्वेश्चंस आते हैं अपनाइएगा। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है स्टेट एनी वन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेयोल। ठीक है, मतलब 14 प्रिंसिपल ही है, वो आपको डायरेक्टली बताया है और उसमें से एक ही आपको आइडेंटिफाई करना है। हो सकता है मल्टीपल है बट आपको 1 बोला तो 1 ही लिखने का, ज्यादा लिखा तो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो भाई इन्हीं 1 प्रिंसिपल जो फेयोल ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है, मतलब ये चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन को भी पूछ सकते हैं भाई, चैप्टर नंबर 2 में है, ये नहीं भूलना। ठीक है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है, वाओ केस में वो भी आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एनी 2 वैल्यूज व्हिच द डब्बा वालास वांट टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी। वैल्यू वाला क्वेश्चन आना कंफर्ट जोन में हम चले जाते हैं, क्योंकि वैल्यू वाला क्वेश्चन हमारी मर्जी से हम लिख सकते हैं, उसका कोई स्टैंडर्डाइज आंसर नहीं रहता। ओके, चलो भाई, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि नूतन टिफिन बॉक्स जो है उसने एक सर्विस स्टार्ट की मुंबई में बाय मुंबई डब्बा वाला। ठीक है, मुंबई डब्बा वाला भाई बहुत ही फेमस चीज है, बहुत ही फेमस केस स्टडी है, बड़े बड़े जगहों पे इनको बुलाया जाता है। रिसेंटली मास्टर शेफ में गए थे। ठीक है, तो मुंबई डब्बा वाला इसके थ्रू यहाँ पे नूतन टिफिन बॉक्स ने एक सर्विस अपनी यहाँ पे डब्बा वाले की शुरू की। अब डब्बा वाला जो सोल ऑफ इंटायर मुंबई माने जाते हैं, वो बहुत ही प्रॉम्प्ट और एफिशिएंट है अपने सर्विसेज में, और वो घर का टेस्टी खाना जो है वो सभी ऑफिसेज में यहाँ पे सही समय पे सही जगह पे पहुंचाते हैं। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ डब्बास, बट हमेशा सही डब्बा सही जगह सही समय पे पहुंचता है। सर्विस जो है अनइंटरप्टेड रहती है,
चाहे बारिश हो जाए, चाहे कोई उथल पुथल मच जाए, भाई डब्बा समय से पहुंचाना ये इनका काम होता है। रिसेंटली उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम यहाँ पे शुरू की है अपने वेबसाइट से। वेबसाइट का नाम है mydabbawaala.com। अब उनकी बिकॉज पॉपुलैरिटी दिन बर दिन यहाँ पे बढ़ती जा रही है अपने हैप्पी और सेटिस्फाइड कस्टमर के कारण, डब्बा वाला ने यहाँ पे गेस्ट लेक्चर भी दिया हुआ है बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स में। डब्बा वाले ऑपरेट करते हैं इन अ ग्रुप ऑफ 25 to 30 people along with a group leader। ठीक है, each group teams up with other groups in order to deliver tiffins on time। मतलब यहाँ पे मिल मिलाकर ये लोग काम करते हैं so that समय पे काम यहाँ पे कंप्लीट हो सके। मिल मिलाकर काम करना, कोई एक प्रिंसिपल क्या कर रहा है? हाँ, ये मिल मिलाकर काम करना, साथ मिलकर काम करना। तो मुझे तो भाई एक प्रिंसिपल तो यहाँ पे डायरेक्ट में दिख रहा है। ठीक है, और ये प्रिंसिपल डायरेक्ट में क्या है? तो डायरेक्ट में ये जो प्रिंसिपल है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज एस्पिरेट द कॉर्प्स। साथ ही साथ एक स्टेटमेंट था जहां पे उन्होंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश हो कि उथल पुथल हो जाए, डब्बा टाइम पे पहुंचना चाहिए, ये उन्होंने कहा है और वो उसको करते हैं। तो अपने कमिटमेंट को ऑनर करना, अपने कमिटमेंट को पूरा करना, तो मुझे कहीं ना कहीं इस केस में यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन भी बेटा यहाँ पे दिखता है। ठीक है, चलो आगे जाते हैं जहां पे उन्होंने कहा है दे आर नॉट ट्रांसफर्ड ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस एज दे हैव टू रिमेंबर द एड्रेस ऑफ द कस्टमर्स। तो यहाँ पे बार बार ट्रांसफर मत करो, बार बार वर्कर्स को मत निकालो, ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है? तो भाई यहाँ पे और एक प्रिंसिपल जो मुझे क्लियरली दिख रहा है वो है द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा है, दे फॉलो सर्टेन रूल्स व्हाइल डूइंग ट्रेड, no alcohol during working hours, no leaves without permission, wearing the white caps, carrying ID cards during the business hours। तो बेसिकली यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी यहाँ पे कौन से प्रिंसिपल में फॉलो करने के लिए कहा गया है? तो यहाँ पे भी मुझे द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन दिखाई दे रहा है। तो ऑनरिंग देयर कमिटमेंट बोलो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो, दोनों में द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन मौजूद है। ठीक है, आगे जाते हैं। रिसेंटली ऑन द सजेशन ऑफ फ्यू सेल्फ मोटिवेटेड फेलो मैन, self motivated, ठीक है, the Dabbawalas thought out and executed a plan of providing food left in the tiffin by customers to slum children। बहुत बार ऐसे होता है कि हम खाना नहीं खा पाते, कभी तबीयत ठीक नहीं है, कभी पेट भर गया, कभी ज्यादा हो गया, कभी काम आ गया, तो फूड जनरली वेस्ट हो जाता है। तो इन्होंने सोचा कि यार खाना क्यों वेस्ट करे, बहुत ऐसे लोग हैं जो भूखे पेट सोते हैं, क्यों नहीं ये खाना उन तक पहुंचाया जाए। तो इसके लिए यहाँ पे उन्होंने अपने कस्टमर्स को कहा कि देखो अगर आपके टिफिन में फूड बच जाता है ना तो उस पर एक लाल स्टिकर चिपका दो, हम समझ जाएंगे और वो टिफिन में जो खाना है हम यहाँ पे भूखे बच्चों तक पहुंचाने का काम करेंगे। बट सेल्फ मोटिवेटेड फेलो मैन, ये सेल्फ मोटिवेशन से काम करना, ये कौन सा प्रिंसिपल है भाई? तो सेल्फ मोटिवेशन से काम करना, एक ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे मुझे दिखाई देता है जो कि है द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। ठीक है, वैसे देखा जाए तो इस केस स्टडी में ये सारे 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो कि यहाँ पे गिवन है। बट जैसे मैंने कहा कि आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक ही प्रिंसिपल पूछा गया है, बेटा मैंने 4 इसके लिए बताए सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैम इनिशिएटिव नहीं हो सकता क्या, मैम डिसिप्लिन नहीं हो सकता क्या। चारों इसीलिए बताए क्योंकि चारों प्रिंसिपल्स इसमें मौजूद है, इसमें से कोई भी एक आप लिखोगे तो आपको राइट आंसर मिलेगा। पहली चीज तो ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम बता चुके हो कि प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल कौन सा है। अब इसी में यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा से गौर से तो कहीं ना कहीं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो भी यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि 25 to 30 पीपल मिलकर ये काम को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे मिलकर कोई भी गोल को अचीव करना, मिलकर कोई भी काम को पूरा करना, तो मुझे इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कौन सा क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ, तो यहाँ पे मैं कैरेक्टरिस्टिक्स का आंसर दे रही हूँ। एक कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई दे रहा है जो कि है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है भाई, यहाँ पे बहुत ही क्लियरली गिवन है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। यहाँ पे मिलकर ही आप गोल्स को पूरा कर सकते हो, अकेले कोई भी कंपनी के गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। दूसरी चीज उन्होंने क्वेश्चन में ये भी कहा है कि जैसे जैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी,
जैसे जैसे एक तरीके से उनका जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, पॉपुलैरिटी बढ़ी, तो उसके कारण उन्होंने समय के मुताबिक, जैसे आजकल सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, तो उन्होंने एक वेबसाइट भी ओपन कर ली। मतलब समय समय के मुताबिक ये लोग भी चेंज हो रहे हैं, ये लोग भी मॉडर्नाइज हो रहे हैं, जो कि कहाँ पे मैनेजमेंट में रिक्वायर्ड होता है। तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज डायनामिक इन नेचर। समय के मुताबिक बट आपको बदलना ही है, वरना आप यहाँ पे पीछे रह जाओगे। तो इनमें से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जो कि क्वेश्चन है यहाँ पे आपके वैल्यूज के ऊपर, कि भाई डब्बा वाला इसमें कुछ वैल्यूज यहाँ पे बता रहे हैं, तो इसमें से कोई भी दो वैल्यूज आपको यहाँ पे जो है एक तरीके से आपको यहाँ पे बताना है, या एक तरीके से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सबसे पहली वैल्यू जो मुझे दिख रही है वो है यहाँ पे टीम वर्क, मिलकर काम करना, ठीक है। दूसरा मुझे जो दिख रहा है दैट इज सोशल वेलफेयर, ठीक है। एक वैल्यू आप लिख सकते हो एम्पैथी, ठीक है। तो ऐसे कोई भी वैल्यूज जो आपको दिख रहा है, आप टीम वर्क लिख सकते हो, एम्पैथी टुवर्ड्स चिल्ड्रन लिख सकते हो, सोशल वेलफेयर लिख सकते हो, बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी लिख सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे और भी वैल्यूज है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो स्लम चिल्ड्रन को आप खाना दे रहे हो, ठीक है, तो आप लिख सकते हो थिंकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और इट्स चिल्ड्रन, राइट। तो आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हो, अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो एनी टू वैल्यूज जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आप यहाँ पे लिख सकते हो, बट ऐसा कोई वैल्यू नहीं दिखना, ठीक है। जैसे बहुत बच्चे को ना हम सिखा देते हैं कि एम्पैथी लिख सकते हो, यहाँ पे कंसर्न टुवर्ड्स द एनवायरमेंट लिख सकते हो, तो इस केस में भाई कंसर्न टुवर्ड्स द एनवायरमेंट लिखकर मत आना, यहाँ पे एनवायरमेंट के लिए कोई भी चीज नहीं बताई गई है, ठीक है। तो ये चीज आप मत लिख के आना। चलो भाई, एनी विच वेज यहाँ पे आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वापस बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हम आसानी से कर लेंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी टू टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज्ड बाय संध्या टू सॉल्व द प्रॉब्लम। टेक्निक्स के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि Sanchit, after completing his entrepreneurship course from Sweden, returned to India and started a coffee shop, Aroma Coffee Can. कॉफी शॉप वाला अगर केस स्टडी आया है तो आपको शायद, अगर आप मेरे लेक्चर्स अटेंड करते हो लाइव कौटिल्य में, तो कुछ शायद याद भी आया होगा, ठीक है। मैंने कहा था कि ऐसा केस स्टडी आता है तो इस तरीके का आता है। तो यहाँ पे संचित के बारे में कहा गया है, भाई संचित भैया गए विदेश, स्वीडन जाके कोर्स करा एंटरप्रेन्योरशिप में, लेकिन फिर भाई अपने देश लौट आए और सोचा अपने देश में हम कोई बिजनेस करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पे शुरुआत करी एक कॉफी शॉप की, अरोमा कॉफी कैन करके, जो कि एक मॉल में, बहुत ही बढ़िया सा मॉल है न्यू दिल्ली में, उसमें यहाँ पे ये शॉप की शुरुआत करी। अब ये कॉफी शिप, भाई ये शॉप को भी तो शिप बना देते भाई, हमारी अंग्रेजी का क्या होगा, ठीक है। एनीवे, कॉफी शॉप की स्पेशलिटी ये थी कि यहाँ पे काफी अरोमा ऑफ कॉफी आता था, ठीक है। एंड बहुत सारे फ्लेवर्स भी यहाँ पे कॉफी के अवेलेबल थे, जिसमें से आप चूज कर सकते थे। आजकल तो भाई कॉफीज में भी इतने फ्लेवर्स आते हैं कि आधे तो प्रोनाउंस नहीं कर पाते, ठीक है। कैपेचिनो, फ्रैपेचिनो, ठीक है, अमेरिकानो, भगवान जाने क्या क्या आ चुका है। तो ऐसे ही यहाँ पे भाई ये विदेश जाकर आए थे, विदेश के थोड़ी फैंसी आइटम्स यहाँ पे लेकर आए और बहुत सारी वैरायटीज ऑफ कॉफीज यहाँ पे रखी, साथ ही साथ खुशबू बहुत अच्छी आती थी उसकी कॉफी शॉप से। बट हुआ यूं कि इतना सब करने के बाद भी बिजनेस ना प्रॉफिटेबल था ना ही पॉपुलर था। अभी शुरुआत में हो सकता है बिजनेस प्रॉफिटेबल ना हो, शुरुआत में हमें सर्वाइव करना होता है, उतना पैसा शायद नहीं आता, थोड़ा सा समय लगता है, प्रॉफिटेबल नहीं था, ठीक, पर लोग उसको जानते भी नहीं थे, नाम भी नहीं बना पा रहा था, पॉपुलर भी नहीं हो पा रहा था। तो भाई हमारे संचित भैया जो है थोड़े से यहाँ पे मुश्किल में पड़ गए, तो सोचा भाई हम उसका रीजन फाइंड आउट करते हैं। अब उन्होंने यहाँ पे संध्या, जिससे क्या करा था, एमबीए किया था फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज, उसको यहाँ पे एज अ मैनेजर अपने यहाँ पे रख दिया। भाई विदेश पढ़कर आए, पैसा नहीं होगा क्या, तो भाई संध्या को यहाँ पे मैनेजर के तौर पे कॉफी शॉप में रख दिया। संध्या ने सबसे पहले जो भी क्लाइंट्स है, जो भी कस्टमर्स है, उनका यहाँ पे फीडबैक लिया और देखा कि भाई कॉफी तो बहुत बढ़िया है, सबको कॉफी पसंद आती है, उसकी जो खुशबू है ना, ये खुशबू से सब बहुत यहाँ पे खुश हो जाते हैं। लेकिन जो चीज से वो खुश नहीं है वो है कि लॉन्ग वेटिंग टाइम। भाई कॉफी बनने में ना कभी कभी जब आप अच्छी कॉफी मंगाते हो ना, जब उसमें 10 चीजें ऐड कर देते हो, सामने वाला बनाता है बुद्धू, काफी बरम बन जाते हैं। आइसक्रीम चाहिए, मिलता है, हाँ दे दो। व्हिप क्रीम चाहिए, वो भी दे दो। नट्स चाहिए, दे दो।
चॉकलेट सिरप चाहिए, सब दे दो तुम तो। बाद में जब बिल फटता है ना तब समझ आता है। और ये दे दो जब करते हैं ना, इतनी चीजें डालनी होती है कॉफी में, तो समय भी काफी लंबा लग जाता है और कस्टमर्स बेचारे वेट कर करके थोड़े से नाराज हो जाता है। साथ ही साथ उसने एनालाइज किया कि यहाँ पे बहुत अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्शंस का मतलब होता है रुकावटें यहाँ पे थी जो उसको निकालनी थी, सो दैट वो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड टाइम ऑफ प्रोसेसिंग द ऑर्डर फिक्स कर सके कि भाई एक कॉफी ना इतने समय में बन जानी चाहिए, ठीक है, वो फिक्स कर सके। तो ये काम इतने समय में होना चाहिए, ये काम इतने समय में पूरा हो सकता है, इतने समय में इतना काम हो सकता है। कौन सी टेक्निक ये पता करके देती है भाई? स्टैंडर्ड टाइम ऑफ डूइंग अ जॉब। ये कौन सी टेक्निक यहाँ पे पता करके देती है? तो सबसे पहली टेक्निक आई बिलीव यहाँ पे हम सभी को मिल चुकी होगी, बट सोल्यूशन हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन के मुताबिक होना चाहिए। क्वेश्चन कहता है टू टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज्ड बाय संध्या, यहाँ पे बताओ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सोल्यूशन में भी क्या लिखना है? द टू टेक्निक्स of scientific management used by संध्या आर। ठीक है, सबसे पहली टेक्निक तो हमें मिल चुकी है। यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम कौन फिक्स करके देता है? तो उसके लिए टाइम स्टडी टेक्निक का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलो आगे जाते हैं जहां पे कहा गया है, साथ ही साथ उसने ये भी रियलाइज किया कि कुछ ऐसे फ्लेवर्स थे कॉफी के जिसकी जो डिमांड है इतनी खास नहीं थी। तो उसने सोचा कि भाई ये फ्लेवर्स जब डिमांड होते ही नहीं है, इनका सेल्स ही नहीं है, तो क्यों ना हम इनको रोक दे, क्योंकि अननेसेसरी उसके पीछे खर्चा करना, इंग्रेडिएंट्स आना, ये करना, 6 महीने में एक बार ऑर्डर होता है, तो इनको मेन्यू में रखने की जरूरत ही नहीं है, इनको वैरायटी को हटा देते हैं। तो भाई ये फ्लेवर्स वैरायटी को हटाना, एलिमिनेट करना, ये कौन सी टेक्निक करती है? तो दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। भाई याद रखना यहाँ पे अनडाउटेडली संध्या ने मेनली सिंप्लीफिकेशन के ऊपर ध्यान दिया है, बट आपको टेक्निक तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन है, तो आपको उसी मुताबिक सोल्यूशन लिखना है। तो ये दो टेक्निक का संध्या ने इस्तेमाल किया सो दैट यहाँ पे जो बेचारे संचित है, जिसका बिजनेस यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं वो उसमें यहाँ पे अपने मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस और तरीके से सुधार ला सके, ठीक है। चलो भाई आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ऑल्सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, ठीक है। क्वेश्चन कहता है विच पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे हाईलाइटेड है। जैसे मैंने कहा कि 14 प्रिंसिपल्स टेक्निक्स है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बट फीचर्स इंपॉर्टेंस पे नहीं आता, ऐसा नहीं है, तो उसके ऊपर भी एक आधा क्वेश्चन तो करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि एनिग्मा फुटवेयर जो है बहुत ही इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। अब कंपनी की एक पॉलिसी है कि वो यहाँ पे प्रॉपर अटेंशन देते हैं अपने मैनेजर्स की ट्रेनिंग पे। तो मैनेजर्स की ट्रेनिंग करना या मैनेजर्स को प्रॉपरली यहाँ पे ट्रेन करना, ठीक है, वो यहाँ पे कौन कहता है, ठीक है। साथ ही साथ आगे देख लो, द ऑर्गेनाइजेशन teaches various management principles to the managers whenever required, so that वो उनको अप्लाई कर सके जब भी एक्चुअल जरूरत पड़े यहाँ पे प्रैक्टिकल बिजनेस में, ठीक है। साथ ही साथ ईयर बाय ईयर ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैनेजर्स जो है इकोनॉमिकल यूज ऑफ फंड्स यहाँ पे कर पा रहे हैं, मतलब एफिशिएंसी है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज या एफिशिएंसी यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक तो मैनेजर्स को ट्रेन करना, मैनेजरियल टेक्निक्स यहाँ पे सिखाना, सो दैट वो चाहे जब उसको इस्तेमाल कर सके। तो उसमें सबसे पहला बेटा यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंस कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका जो इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज प्रोवाइडिंग मैनेजर्स with useful insights into reality, ठीक है। फिर उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि वो अपने फाइनेंसेस फंड्स का सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं, मतलब एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो ये यहाँ पे कौन सा आपका इंपॉर्टेंस है? तो दैट इज ऑप्टिमम यूज of resources, sorry ये importance है, and effective management,
ठीक है, ऑप्टिमम यूज यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिखाता है, सो दैट हम रिसोर्सेज को यहाँ पे वेस्ट ना करें, कॉस्ट कंट्रोल करें और यहाँ पे एफिशिएंसी के कारण हमारे प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सके। आगे ये भी गिवन है कि दिस ईयर द कंपनी विल बी ओपनिंग इट्स 14th ब्रांच इन इंडिया। फर्म हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट द कैंपेन फॉर अडॉप्टिंग पुअर चिल्ड्रन। दिस ईयर द टारगेट इज 500 पुअर चिल्ड्रन ड्यू टू बी अडॉप्टेड। मतलब कहीं ना कहीं फर्म जो है यहाँ पे गरीबों का भला करने की सोच रहे, पुअर चिल्ड्रन को अडॉप्ट करने की सोच रहे, सो दैट उनका खर्चा उठा सके, उनका जो एजुकेशन वगैरह है उसका यहाँ पे खर्चा देके कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर कर सके, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ कर सके। तो कहीं ना कहीं ये सोशल वेलफेयर है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कुछ करना है, ये कौन सा यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंस बताता है? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस है फुलफिलिंग द सोशल नीड्स। बेटा बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो मैनेजमेंट को कहता है कि भाई अपनी सोशल नीड्स या सोसाइटी के तरफ जो जिम्मेदारी है इसको हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो हमारे एम्प्लॉयज हो, चाहे वो एनी पार्ट ऑफ द सोसाइटी हो। ठीक है, तो ये जो 3 इंपॉर्टेंस है यहाँ पे हाईलाइटेड है इस पैराग्राफ में, तो आपको इन तीनों इंपॉर्टेंस को लिखना है और यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, राइट। तो इसी के साथ भाई हमारा आज का जो सेशन है वो तो यहीं पे खत्म होता है। बट सेशन खत्म हुआ इसका मतलब ये नहीं कि भाई टाटा बाय बाय अलविदा, ना 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 ना, दोबारा हमें जरूर मिलना है आगे की केस स्टडी, जहाँ पे चैप्टर नंबर 3 की केस स्टडीज हम आप सभी के लिए लेकर आएंगे। बट तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। और यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 की अगर एडिशनल केस स्टडी सॉल्व करना चाहते हो, आपको लगता है बस 10 ठीक है एडिशनल केस स्टडी का सॉल्व करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 का और एक केस स्टडी का वीडियो हमारे चैनल पे यहाँ पे अवेलेबल है विश्वास बैच में, जो कि आप जाके देख सकते हो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा एक्सपर्टाइज पाओगे। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है, आज के लिए यहीं पे बाय बाय एंड टेक केयर।